नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का आज 5वां टॉपिक लेकर आए हैं और यह टॉपिक हमारा होगा समास का। होगा तो आप लोग बताएंगे समास। समास हिंदी व्याकरण का एक नींव है, एक आधार है। यहाँ से आए दिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में ज़रूर प्रश्न बनता है कि समास होता क्या है और समास के जो भेद होते हैं उसमें। तो समास को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो समास है, कम शब्दों में अधिक से अधिक जो कहने की प्रवृत्ति होती है वह समास में देखने को मिलती है। और यह जो समास है, कहीं ना कहीं हम इसको अपने दैनिक जीवन में ज़रूर अपनाते हैं। किसी बात को हम ज़्यादा बढ़ा के कहने से अच्छा हम छोटी बात को कह देते हैं, वो बात हमारी पूरी हो जाती है, वही समास होता है। आखिर अब हमें देखना चाहते हैं कि ये जो समास का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, क्या रोल होता है, उसी को बस हमको समझना है। बस इसके जो भेद हैं, बस बात यहाँ फंसती है कि जो इसका भेद होता है, बस उसको आगे पीछे करने से पूरे समास का जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो हमारे सामने उभर कर सामने आता है। समास को समझने से पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। अर्थ होता है अर्थ। इसका जो अर्थ होता है तो आप लोग बताएंगे संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी बात है, उस बड़ी बात को हम छोटी बात में कह देते हैं, वही होता है संक्षेप। उसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समास। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति की बात करें, व्युत्पत्ति, यह जो है सम प्लस आस से मिलकर बना है। अब हम यह देखते हैं सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है। जो सम का अर्थ होता है यह होगा पूर्णतया और आस का अर्थ होता है मिलना या निकट आना। निकट आना यानी कैसे जो मिलते हैं और निकट आते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह जो सम प्लस आस से मिलकर बनता है, सम का अर्थ होता पूर्णतया और आस का अर्थ होता मिलना या निकट आना। अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें, उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होगा दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना। अब देखते हैं कैसे दो या दो से अधिक पद मिलते हैं। अगर हम कहें राम और लक्ष्मण, यह दो पद हैं और यह दोनों अलग अलग हैं। अगर जब हम इसको मिलाते हैं तो यह हो जाएगा राम लक्ष्मण। इस प्रकार से हमारा जो शाब्दिक अर्थ कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया मिलना। समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा दो या दो से अधिक पदों का मिलना, पूर्णतया मिलना। ये देखिए दो पद हैं, अब किस प्रकार से यह मिल रहे हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, हमारा परिभाषा जो कह रहा है उसको समझते हैं, फिर इसको एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को हम क्लियर करवाते हैं। तो ये हमारी परिभाषा जो होगी उसको देखते हैं। आप लोग नोट करिए परिभाषा। परिभाषा परिभाषा हमारा कह रहा है दो अथवा दो अथवा दो
से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग से उस शब्दों के योग को समास कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द कहते हैं या शब्द। अब देखते हैं कैसे। जैसे कहें राजा, जैसे राजा का पुत्र। अब समझने का प्रयास। यह जो है हमारा जो उदाहरण कह रहा है, यह जो राजा का पुत्र, यह एक समासिक पद है। इससे और उन शब्दों के योग से उन शब्दों को योग को समास कहते हैं। यह जो समासिक शब्द है जब इसका योग होगा तो वह होगा राजपुत्र, और इसी राजपुत्र में क्या होगा, समास होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों को योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द कहते हैं। ये समासिक शब्द है और उन शब्दों के योग से उस शब्दों के योग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यह आप लोगों के सामने उदाहरण है। और अगर दूसरा देखें तो वह होगा राम और लक्ष्मण। जब इसका योग होगा तो एक बनेगा राम लक्ष्मण। यह जो होगा ये कनवस, इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ में जब हमने बताया कि अधिक से अधिक, बड़े से बड़े शब्दों को जब हम छोटे शब्दों में प्रयोग करते हैं तो उन्हीं छोटे शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यह हमारा जो है परिभाषा हो गई। समास का कुछ महत्व है, समास का कुछ महत्व होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, हम आगे बढ़ते हैं। समास का महत्व। अब समास का महत्व क्या है? महत्व है इसकी पहले नोट कर लेते हैं। कम शब्दों में अधिक, कम शब्दों में अधिक कहने के लिए कम शब्दों में अधिक कहने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। इसका जो महत्व अगर हम देखें समास का, तो कम शब्दों में अधिक से अधिक बात जब हम कहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यह इसका महत्व है। अगर हम समास का एक और विशेषता है उसको देख लेते हैं। समास का विलोम कईयों बार पूछता है कि
समास का विलोम क्या होता है? आप लोग बताइएगा। समास का जो विलोम होता है वह होता है व्यास। क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे व्यास। अगर हम कहें व्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आप लोग बताइए कि व्यास का शाब्दिक अर्थ, तो आप लोग बताएंगे विस्तार। यह जरूर आप लोग नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि समाज का महत्व क्या चीज़ है। कम शब्दों में अधिक कहने की जो प्रवृत्ति होती है हमारे आप में, उसी को अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वह उसी को हम समास कहते हैं। समास का विलोम कईयों बार प्रश्न बन चुका है कि समास का विलोम आखिर होता क्या है? तो आप लोग बताइएगा व्यास। व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं समास के भेद। अगर हम समास की भेद की बात करें तो समास के दो भेद होते हैं। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास जो कितने प्रकार के होते हैं जब बात करेंगे तो आप लोग बताइएगा 6 प्रकार के। अभी हम भेद की बात कर रहे हैं। जो भेद होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन भेद होता है उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। हमारा हेडिंग जो है वह होगा हेडिंग समास के भेद। अब कितने प्रकार के होंगे? तो आप लोग बताइएगा 2 प्रकार के। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम समाज के भेद पढ़ रहे हैं। समाज के जब प्रकार पढ़ेंगे तब आप लोग बताइएगा वहाँ 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो जो हमारा पहला भेद होगा वह होगा पद की प्रधानता के आधार पर। अगर मैं कहूं कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होंगे तो आप लोग बताइएगा 4 प्रकार के। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो बता रहा हूं आप सटीकता से बस जानकारी लेते चलिए। अभी आप लोगों का जो डाउट होगा सब क्लियर होता चलेगा। बस इसको आप नोट करिए। पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम देखें समाज कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताइएगा 4। लो कौन कौन से होते हैं उसको आप समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी समास होता है उसमें 2 पद होते हैं। एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि पहला पद पूर्व पद जो प्रधान होता है, कभी कभी उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोग फिर से समझने का प्रयास करिएगा। समास जो होता है 2 शब्दों के योग से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से अगर हम देखें तो 2 शब्द अगर मान लीजिए एक इधर है एक इधर है। कभी कभी हम लोग जो समास के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कभी कभी जो पहला पद प्रधान होता है, कभी कभी हम लोगों के सामने दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी कभी दोनों पद प्रधान होता है, कभी कभी एक भी पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे और तीसरे का हमें जब बोध होने लगता है तो यानी वो तीसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें, अगर पहला है तो पहला, या तो दूसरा है तो या दूसरा, या दोनों है, या तो कोई नहीं है। इस प्रकार से हम पद की प्रधानता की बात करें तो वो 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। जिसका पहला हमारा जो है जिसका पूर्व पद प्रधान हो। आप लोग जब पढ़ेंगे प्रकार में तो एक अव्ययी भावा समास आता है। कोष्टक में लिखिए अव्ययी भावा। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास है? तो आप लोग बताइएगा अव्ययी भाव समास। यानी कि 2 पद रहेंगे, 2 पद रहेंगे जिसमें से अव्ययी भाव में जिसका पहला पद प्रधान होता है वह किस में जाता है? अव्ययी भाव समास में जाता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि किसका पहला पद प्रधान होता है। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अव्ययी भाव जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका पहला पद प्रधान होता है। अब हम दूसरा देखते हैं।
खा, और जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष समास। यानी कि दो पद रहेंगे, दोनों पद में हम इसका पहला पद प्रधान था, इसीलिए है अव्ययी भाव समास में आ गया। इसका दूसरा पद प्रधान रहेगा, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं तीसरा, हम लोग नोट करते हैं गा। जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? तो आप लोग बताइएगा द्वंद्व। द्वंद्व का दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता भी और पिता भी दोनों प्रधान है, इसीलिए यह जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन होता है? तो आप लोग बताइएगा द्वंद्व। यह जो पद की प्रधानता के आधार पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 3 हो गया, एक और है घा। जिसका अन्य पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। आप लोग नोट करिएगा, जो बहुव्रीहि समास जब हम कहेंगे तो ना तो पहला ना तो दूसरा कोई पद प्रधान नहीं रहेगा, लेकिन जब जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे हमें तीसरे पद की प्रधानता नजर आने लगेगी, तो वहां पर क्या नाम है? बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से हमने पद की प्रधानता के आधार पर हमने देखा, पहला जिसमें से समास के भेद पढ़ा, तो यह 2 प्रकार के थे। पहला था पद की प्रधानता के आधार पर, यह 4 प्रकार के होते हैं, तो हमने चारों प्रकार के देख चुके। अब दूसरा क्या होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा यह होगा प्रयोग अर्थ के आधार पर, यह कितना होगा? 6। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब ये हमारा कंपटीशन का जो प्रश्न होता है, यहाँ से भी अब ये देखिए, अब जो आप लोग सोचना चाह रहे हैं वो प्रश्न है। अगर कोई पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। और उसमें उस प्रकार से अगर पूछेगा कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा 4 प्रकार के। अब आप लोगों का जो प्रश्न होने वाला था अब वो शायद अब क्लियर हो गया होगा। जो अर्थ या प्रयोग के आधार पर समास जो अगर हम पूछे तो वह 6 प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो पहला होगा वह होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। जो दूसरा होने वाला है यह कर्म धारय समास। जो तीसरा होने वाला है यह होगा तत्पुरुष समास। जो चौथा है यह द्विगु समास। द्विगु समास। जो पांचवा है यह होगा बहुव्रीहि समास। ये जो छठा है यह होगा तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व समास। इस प्रकार से जो हमारे 6 समास होते हैं यह हम लोगों के सामने हैं। अब हम इसी 6 समास को पढ़ेंगे और यह जो 6 समास होते हैं हम इसका कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें व्याकरणिक ज्ञान ना होने के कारण हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन इसका विशेष महत्व भी होता है। आज हम उस महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में उसका व्याकरणिक अर्थ कैसे हम लोगों को अपने समझ लेते हैं, उसी को समझेंगे। उसको
अब देखते हैं कि, और अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। यह जो आप लोग प्रश्न सोच रहे थे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, वह 8 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये 6 प्रकार के जो समास होते हैं। अब इन 6 का हम डीपली अध्ययन करेंगे। आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास हमारा आज जो डीपली हम अध्ययन करने वाले हैं, उसमें हमारा जो पहला होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा तो आप लोग बताएंगे, बहुब्रीहि समास। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है हमें तुरंत स्पष्ट नहीं आता है, लेकिन उसका दूसरे जब नज़र से हम देखते हैं तो वो दूसरे के लिए प्रयोग होने लगता है। जब यह दूसरे के लिए प्रयोग होने लगता है, उसी को हम बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे कि इसमें जो पद की प्रधानता की अगर बात करें तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन तीसरे की प्रधानता का बोध कराते हैं। जैसे दशानन, अगर हम कहें दशानन कह तो रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ तीसरे को बोध हो रहा है, ओहो तो रावण का है, रावण है। ये जो रावण का बोध हो रहा है, इसी को हम बहुब्रीहि कहेंगे। ये जो बहुब्रीहि होगा, इसको हम 10 माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और यह क्लास थोड़ा सा डीप आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों का, ये जो 10 प्रकार से हम बहुब्रीहि समास को अध्ययन करेंगे, यह आए दिन हम लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, इससे यहाँ तब कभी भी हम लोगों का जो एग्जाम में प्रश्न गलत हो जाते हैं, लेकिन होंगे नहीं। बस आप लोग धैर्य बनाइए और लिखते चलिए। आज हम बहुब्रीहि समास को देखते हैं। बहुब्रीहि जो समास की परिभाषा है उसको नोट कर लेते हैं। तो आप लोग लिखिए परिभाषा। हमारा जो परिभाषा है तो होगा, समास में आए पदों को छोड़कर, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ, व्यक्ति की प्रधानता हो, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा यार, जैसे, और साथ में देखिएगा, नोट और कर लीजिए नोट। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द या शब्दों में भी क्या नाम है, बहुब्रीहि समास होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। समास में आए पदों को छोड़कर, जैसे आप समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो परिभाषा है क्या कह रही है। आप लोग नोट करिए, जैसे दशानन, देखिए, समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पदार्थ या व्यक्ति की प्रधानता हो, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन जो शब्द आया है, यहाँ पर इसकी प्रधानता ना हो कि किसी दूसरे प्रधानता का बोध करा रहा है। जब दूसरे प्रधानता का जो बोध कर रहा है, तब यहाँ पर क्या नाम है, बहुब्रीहि समास हो रहा है। तो दशानन कहने से हमें रावण का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, तो आप लिखेंगे रावण का। यह अपना अर्थ छोड़कर दूसरे का बोध कराने लगता है, इसीलिए यहाँ रावण में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास। अगर दूसरा की अगर बात करें, दूसरे उदाहरण की बात करें, यह होगा चतुर्मुख। अगर हम चतुर्मुख की बात करें, शब्द तो हमने लिख दिया,
लेकिन यह अपना इसको यह छोड़ के किसी तीसरे दूसरे का बोध कराने लग रहा। चतुर्मुख कहने से हमें किसका बोध हो रहा, तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मा का। ब्रह्मा को 4 मुख होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे चतुर्मुख। चतुर्मुख जो कहने का बोध हो रहा है उसी में बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पर दशानन में कि क्या कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देखें। अब इसके जो पहचानने के उपाय होते हैं लगभग 10 प्रकार के होते हैं। इस उपाय को अगर हम लोग पहचानने का जो तरीका होता है, इसको अगर हम लोग डीपली क्लास में देख लेते हैं तो हमारा जो इससे प्रश्न बनेगा वो कभी गलत नहीं होगा, आप नोट कर लीजिए। और यह है जो क्लास कल होगी। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते दोस्तों।